हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में क्या हुआ। तो पिछली क्लासेस में हमने जाना कि चार्ज जब रुका हुआ है यानी कि एट रेस्ट, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अब जब ये चार्ज मोशन में होगा, इन मोशन, तब दो बातें होंगी। दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। क्या मोशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उस समय इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी का ना हो, यानी कि कैसा हो, ये वेरिएबल वेलोसिटी का हो, तो वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर बोल सकता हूं कोई एक्सेलरेशन हो तो वेरिएबल वेलोसिटी, बोल सकते हैं कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसका मतलब ये है कि वहां पर एक प्रकार का मैग्नेटिज्म भी इवॉल्व होगा, वहां पे मैग्नेटिज्म डेवलप होगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। तो वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं इसी साल, उस समय पढ़ेंगे। तो अभी चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, मतलब जो करंट बहेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटीज बहेगा, और उसको हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने लायक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक। कंडक्टर के बारे में जानते हैं कि कंडक्टर के पास ढेर सारे करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अब ये सोचो कि एक कंडक्टर है और उसके सारे एटम्स बहुत पास पास है ना। तो बहुत पास होने के कारण क्या होगा कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या है, अपने न्यूक्लियस से उतने अच्छे तरीके से बंधे नहीं और इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मान लो कंडक्टर है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक। मगर हमने अभी ये तो जान लिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के पास, मगर क्या अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? मैं कंडक्टर कोई लोहे के या फिर कॉपर के वायर या रॉड को छूंगा तो मुझे करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। मगर मैं जब इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अब क्या होगा देखिएगा, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, या फिर बोल सकते हो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और यहां पे आ गया इस छोर में नेगेटिव चार्ज, बोल सकते हैं एक प्रकार से। मैं लिखना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे, है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और यहां पे छोड़ देंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे बच गया क्या? पॉजिट्रॉन बोल सकते हैं, पॉजिट्रॉन। ये पिछली बार देखा था हमने। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक। और हमारा करंट कैसा फ्लो हो रहा है? देखो करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वही इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट में बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम करंट, ये बात बोले ना मैंने, क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो हो रहा है, बैटरी जो करवा रही है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट।
मतलब बैटरी लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नाम देंगे। जब बैटरी नहीं थी तो क्या हो रहा था, बिल्कुल कोई चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा था। चलो मान लो बैटरी नहीं है, मैं क्या करता हूं, इस छोर में अब यहाँ पे कुछ नहीं है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैं इस छोर में पॉजिटिव चार्ज देता हूं और इस छोर में नेगेटिव चार्ज देता हूं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो समझ के आए उसी पे पढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। मगर थोड़ी देर के लिए एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी बनी। ठीक, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए एक करंट फ्लो हुई। मगर ये थोड़ी देर के करंट को हम लोग कंटिन्यूअस कैसे फ्लो करा पाएंगे, एक बैटरी के थ्रू। हमें क्या लगा देंगे यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी का काम क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करके रखना। क्यों, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज क्रिएट करते रहेगा और चार्ज अकुमुलेट नहीं होने देगा, तो जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि करंट कैसे फ्लो होता है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसके बारे में देखो, ये कंडक्टर हो गया, फिर से वही बात, ये कंडक्टर हो गया। यहां पे क्रॉस सेक्शन लेता हूं मैं, और यहां पे बैठता हूं, यहां पे मैं बैठ गया, और मैं यूं बैठ के, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है सामने में ऐसा, और मैं यूं बैठ के देख रहा हूं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना। मैं यहाँ पे ये कंडक्टर है, और एक क्रॉस सेक्शन में मैं बिल्कुल, टिकट लेने वाला आदमी रहता है ना, जो वो देखता है कि कितने लोग वहां से गुजरे, टिकट, तो बिल्कुल वो करंट कितने चार्ज फ्लो हुए है ना, कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए, मैं गिन रहा हूँ और समय भी देख रहा हूँ, है ना। हाँ, इस समय से इस समय के बीच इतने फ्लो हुए, इस समय से इस समय के बीच इतने फ्लो हुए। उसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ। रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ। ठीक, मान लो T1 से T2 टाइम के बीच में Q1 Q2, ठीक, T1 से T2 टाइम के बीच में, है ना, Q2 या Q1 से Q2 चार्ज फ्लो हो गया। मतलब 5 चार्ज पहले फ्लो हो चुके थे, 5 इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो हो चुके थे। मैंने समय देखा, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन यानी 10 हो गया टोटल। तो असल में करंट क्या होगा, हम लोग उसको I से डिनोट करते हैं, वो होगा Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना टाइम बीत गया, समय देखकर बताया हमने, है ना, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये असल में क्या है, डेल क्यू बोल सकता हूं, चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो गया हमारा एवरेज करंट, ये हो गया हमारा एवरेज करंट। मतलब हम लोगों को क्या करना है, देखो आगे पीछे कुछ ज्यादा हो रहा होगा, कुछ कम हो रहा होगा, कभी 5 कभी 6 इतने समय में, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं देख लूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा, चेंज इन चार्ज जो फ्लो हुआ, है ना, और जितना समय बीता। वो डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हो गया। मगर किसी पर्टिकुलर सेकंड में, 5वें सेकंड में कितना फ्लो हुआ चार्ज, 5वें सेकंड में कितना फ्लो हुआ चार्ज, तो हम लोग 11th में पढ़े हैं, जब भी हम लोगों को कोई इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट इंस्टेंट निकालना रहता है, तो हम लोग किस चीज का सहारा लेते हैं, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज बट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस, तो मैं क्या करूंगा, ये डेल टी जो है ना, ये समय, ये T2 माइनस T1 उसको छोटा बनाना चाहूंगा, एकदम छोटा। मतलब वो कितना, मान लो 5 से 10 सेकंड के बीच था, तो उसको और छोटा छोटा बनाते जाऊंगा। तो छोटा बनाने पर लिमिट लगा देंगे, है ना। लिमिट वाली बात अगर बायो वालों को ये समझ नहीं आ रही तो मैं लिमिट वाला बात नहीं लिखता हूँ। लिमिट का मतलब होता है मैं ये T2 माइनस T1 जो है ना, इसको बहुत छोटा बनाते जाऊंगा, छोटा बनाते जाऊंगा। तो एक समय ऐसे आएगा 1.1 सेकंड का मेरे को पता चलेगा, उस पर्टिकुलर सेकंड का पता चलेगा। मान लो उसका 6वें सेकंड में कितना हुआ, तो उस समय के लिए मुझे पता चलेगा dq बाय dt। डिफरेंशिएट करना रहेगा मुझे, बस q विथ रिस्पेक्ट टू t मुझे डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो मुझे इंस्टेंटेनियस करंट भी पता चल जाएगा। एट दैट पर्टिकुलर टाइम कितना करंट फ्लो हुआ वो भी पता चल जाएगा। तो दो तरीके, एक एवरेज डेल क्यू बाय डेल टी और इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाय डी टी। अगर नॉर्मल तरीके से बोले तो आई इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले, क्यू बाय टी। मगर ये भी जान लो, एवरेज, अब करंट ज्यादा हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो डेल क्यू बाय डेल टी ले लो, ठीक। और अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पता करना है, डी क्यू बाय डी टी। बात समझ में आई वाली? यहां तक तो हमने देख लिया था पिछली बार। और ये भी जान गए थे कि क्या होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में तो हम लोग पहले ही फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज एक्चुअली वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू दैट पॉइंट, है ना। तो उसके हिसाब से पोटेंशियल क्या होता था, V से डिनोट करते थे। अच्छा एक बात, करंट का क्या हुआ यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, बोलते हैं एम्पियर, लिखते हैं ए, ठीक। ये बात हो गई। अब उसके बाद पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ये पुरानी बात है, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया, है ना। इसका V को यूनिट हो गया, इसका V का यूनिट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे अब, वो हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, और यूनिट हो गया उसका वोल्टेज, सॉरी वोल्ट, ठीक। अब इतना जानने के बाद आज आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक में, जिसका नाम है, नए टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं नया टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये एक प्रकार की वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट मतलब घसीटते हुए, है ना। ड्रिफ्ट, अब घसीटना मतलब कैसे हुआ, आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोग बाइसिकल चलाते हैं, कभी चलाए होंगे, तो बाइसिकल चलाते हैं तो फिर ब्रेक मार देते, घसीटते हुए रोकते हैं ना, वैसा ही कुछ वाला होने वाला है। उसकी वेलोसिटी पता करेंगे, किस चीज का हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। ये जान लो। अब चलो फिर से वही बात, एक कंडक्टर पकड़ लेते हैं, ठीक। इस कंडक्टर में अभी हम जाना कि कंडक्टर तभी होता है कोई कंडक्टर जब उसके पास ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन, करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि करोड़ों एटम है इसमें, करोड़ों एटम है, तो हर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री है, ढिल्ला, कोई काम नहीं उसको, वो इधर से उधर घूम रहा, ठीक। तो जब इसमें कोई बैटरी नहीं लगी, कुछ भी नहीं है, तब भी इसमें टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। मतलब मान लो बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री या 30 डिग्री ऐसा कुछ है, और अंदर का टेम्परेचर, मेटल का, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। ये तो आप भी जानते हैं, रूम, किसी कमरे की बात कर लो, तो कमरे के बाहर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर और कमरे के अंदर थोड़ा गलत बोला मैं, कमरे के बाहर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर और कमरे के अंदर थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है। वैसे ही मेटल के अंदर भी होता होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर कम रहता है। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का एक थर्मल एनर्जी मिल रहा है उनको, किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलती है। और थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी मिलती है ना इनको, थर्मल एनर्जी वो पाते ही क्या करते हैं, एकदम जैसे ग्लूकोज पी लिए, वो बिल्कुल एक्सेलरेट करने लग जाते हैं, इधर से उधर ट्रेवल करने लग जाते हैं, यहां से वहां जाएंगे, वहां से यहां जाएंगे। चलो तो स्टोरी देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इधर भागा u1 वेलोसिटी से, जैसी एनर्जी थर्मल मिली उसे, और भागा बिल्कुल ऐसे, ठीक। अब दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो इधर भागा, ठीक। फिर एक और इलेक्ट्रॉन, वो फिर इधर भागा। मतलब ऐसे में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है।
मेटल के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यहां से वहां करोड़ों इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर भाग रहे। और हमने अभी जाना कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो तो करंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है अगर किसी कंडक्टर के अंदर, तो फिर तो करंट बन जाएगा भाई, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल क्रिएट एन करंट। मगर क्या कभी ऐसे मेटल को आपने जो रखा हुआ है उसको छुआ और झन्न से करंट मारा, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब देखो एक कहानी है ना, ऐसा बनाया गया और बिल्कुल ये कहानी सही भी है, मगर क्या इलेक्ट्रॉन को देखे नहीं इसलिए कहानी बोलेंगे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, उन सब का मान लो u1 इसका वेलोसिटी, u2 इसकी वेलोसिटी, u3 इसकी वेलोसिटी, है ना। तो चलो u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे ऐसे करते हुए un पता नहीं इन्फिनिट, है ना। इतने सब का मैं अगर एवरेज निकालूं, एवरेज निकालना तो आता है ना सबको, एवरेज मतलब जितना भी चीज है उसको जितने हैं उनसे प्लस करके उससे डिवाइड कर लो, तो u एवरेज आ जाएगा मेरा। हाँ, u एवरेज आ जाएगा। ये u एवरेज क्या है ना, वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी बोल देता हूं इसको, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो क्या होगा, सब की वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर मैं प्लस करूं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं, तो ये पता चलेगा कि ये बराबर होगा 0 के। क्यों? ये भी बात देख लो, ये वेलोसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, तो सबका डायरेक्शन अलग अलग है। अगर उन सब का ऑल टोटल हम लोग देखें, ओवरऑल नेट वेलोसिटी देखें, तो हर कोई एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर दे रहा होगा। अच्छा, कैसे कर दे रहा होगा बोलोगे, तो ये बोलोगे, तो अगर नहीं करता तो करंट मार देता हमको, है ना। यहाँ पे करंट फ्लो होता, हम छूते बिल्कुल एक झन्न से फील करता, हाँ देयर इज सम करंट, नाप के भी देखते तो पता चलता कि यस देयर इज सम करंट, बट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरूर वो एक दूसरे को सब कैंसिल कर दे रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो in a particular direction is not there, in a particular direction is not there, it is just random। क्या बनूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फ्लो in particular direction is 0 बोलूंगा, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, तो इसीलिए देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक करंट, देयरफॉर देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए नो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब बात हो गई, ये तो कहानी हो गई जब बैटरी नहीं लगा था। तो चलो जब बैटरी लग जाए उस समय क्या होगा ये देखते हैं। तो बैटरी लगाने वाले हम, तो चलो बैटरी लगाते हैं, चलो बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने से क्या होगा ये बात देखते हैं। बैटरी लगाने से जरूर कुछ अलग होगा, ये बात तो है। इन इलेक्ट्रॉन के साथ में जो पहले से ग्लूकोज पी के बैठे, अब देखो यहाँ पे ये लगाया मैंने बैटरी लगा दिया। अब क्या हो रहा है, बैटरी लगाने से अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगी तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बाकी के लिए भी वही हाल होना है। तो चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसके बारे में देखते हैं और बाकी के लिए भी वैसे ही होगा। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा भाई। अभी पढ़े थे हमने कि वो फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो होगा Q इंटू ई। क्या ये बात पिछली बार चैप्टर 1 की बात है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और Q है चार्ज। तो यहाँ के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ E इंटू बड़ा ई, छोटा ई इंटू बड़ा ई। ठीक, मगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मगर फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, वेक्टर लगा है तो नेगेटिव साइन। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया E इंटू बड़ा ई, छोटा इंटू बड़ा ई। ठीक, ये बात हो गई।
अब एक बात और देखो, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, इसमें से F की वैल्यू अगर रख दो, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अपने को पता है भाई, अपने को पता है, हाँ, और एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो चलो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन ए, F अपॉन एम, F अपॉन एम, ठीक दिख रहा है, F अपॉन एम। तो m की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा F अपॉन एम। फोर्स की वैल्यू अभी निकाले तो माइनस ऑफ E बड़ा E अपॉन m। ठीक है, ये भी आगे समझ में कैसे आया, फोर्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं क्या होगा, ये क्यों निकाल रहे हैं ये सब पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे हो गया छोटा ई इंटू बड़ा ई अपॉन एम, ये दो बातें पता चली, अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात, अभी ये चैप्टर जब चालू कर रहे थे पिछली बार तो देखे थे कि अगर कोई एक्सेलरेशन ना हो तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। मैंने बोला था ना, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन है, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन हो गया जी, यहाँ तो एक्सेलरेशन दिख गया, तो ये तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना चाहिए हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना चाहिए, नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सेलरेशन अभी दिख रहा है। मगर अभी देखते हैं स्टोरी इसकी कि क्या होने वाला है। देखो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं। ये रहा वो इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन यूं गया, ठीक, यूं निकला अपनी स्पीड पाके, एकदम तेज स्पीड से निकला यहाँ पे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड कैसे गेन करेगा। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, पहला इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले 1 के लिए लेता हूं, u1 थी, ठीक, उसने एक्सेलरेशन पाया और उसकी अब वेलोसिटी हो गई v1। मगर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये है वो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन जैसी ही स्पीड पकड़ा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, वो इधर भागा है ना, तो इधर जैसे ही भागा, पहले तो उसकी वेलोसिटी u1 थी, क्यों, कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी है ना, अभी भी उसमें टेम्परेचर डिफरेंस का वो उतनी स्पीड से भाग रहा है, मगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो अब और उसमें एक्सेलरेशन हुआ। मगर जैसे वो इधर उधर भागेगा, अब करोड़ों इलेक्ट्रॉन के साथ में करोड़ों पॉजिट्रॉन भी तो है वहां पे, खाली इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना, एटम का 2 पार्ट हुआ, एक पॉजिट्रॉन, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिट्रॉन। वो पॉजिट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगा और अपने पास लाकर रोक देगा, मतलब उसने जितनी स्पीड बढ़ाई थी, दौड़ा था, वो वहां जाकर कोलाइड होकर रुक जाएगा, ठीक, अब रुका, फिर थर्मल एनर्जी मिली और इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से साथ मिला, तो अब क्या करेगा, अब कहीं और भागेगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लिया और वो एक वेलोसिटी से बढ़ रहा था, वेलोसिटी से, और तभी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी साथ मिला, एक एक्सेलरेशन मिला, और उसकी एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ गई, एकदम बढ़ गई स्पीड, और मगर वेलोसिटी, और फिर सामने में आ गया पॉजिट्रॉन, ठीक। मान लो उसको इन दोनों, मतलब स्पीड बढ़ी, फिर उसके बाद में इससे टकरा गया, एक पॉजिट्रॉन टकरा गया, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी, ठीक, तो फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर दूसरे पॉजिट्रॉन्स टकरा जाएगा, है ना, फिर एक अपनी वेलोसिटी पकड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन होगा, फिर किसी पॉजिट्रॉन से टकरा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसकी पूरी कहानी देखें तो पता चलेगा ये एक्सेलरेशन जो है ना, वो उस पर काम ही नहीं कर पा रहा है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें और इसकी पूरी जर्नी की बात करें। मगर एक चीज जरूर होगी कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, ठीक, और फोर्स ऐसा लग रहा था, और कंडक्टर को मैं अच्छा बड़ा बना के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, कंडक्टर ऐसा था। तो ये इलेक्ट्रॉन की कहानी जब देखें तो देखो ये थोड़ा सा इधर गया, फिर इधर गया, मान लो फिर उसके बाद में फिर इधर आ गया, यहाँ पे पॉजिट्रॉन, और फिर यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, थोड़ा सा,
है ना, किस डायरेक्शन में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, घसीट घसीट के धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। है तो इसकी जबरदस्त वेलोसिटी, है तो इसकी जबरदस्त वेलोसिटी, मगर वो क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन के कारण रुक रुक कर इधर उधर होकर, अंदर में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको, है ना, वो आगे धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक, मगर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कहानी। ऐसे और भी सारे, बहुत सारे, ढेरों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे और उन सब के साथ भी यही घट रहा होगा। और इसीलिए उन सब का जब हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, कौन सा वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वो घसीट घसीट के चलता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो वेलोसिटी जो घसीट घसीट के चल रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक साथ उन लोग मिलकर क्या बनाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में हुआ क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में एक एवरेज वेलोसिटी विथ विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन get drifted towards the positive terminal, get drifted towards the positive end of the, ये positive end होगा, देखो पॉजिटिव टर्मिनल इधर जो रहते हैं पॉजिटिव एंड होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी लिखूं क्या, लिखूं उसको, है कहा लिखूं, यहां लिखूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ free electron with which it gets drifted का मतलब समझना क्या हो रहा है, घसीट घसीट के उधर से आगे, घसीट मतलब एक तरीके से रुक रुक कर वो ड्रिफ्टेड हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डोंट वरी अबाउट द राइटिंग, बोर्ड नीचे हो गया था, मगर नोट्स में मिल जाएगा, मगर इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। तो चलो ये एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, है ना, हो जाएगा क्या, हो जाएगा, मगर उससे पहले एक चीज जान लेंगे कि क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होती लगभग। देखो इलेक्ट्रॉन जब ना ये बैटरी नहीं लगी थी तो उस समय ये एकदम यूं बिल्कुल ठा यहां से वहां इतनी स्पीड में चलता था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। जब बैटरी नहीं लगी थी तो थर्मल एनर्जी पाके इतनी स्पीड में भागता है वो, ठीक, और यहां भी वो इतनी स्पीड से एक्सेलरेट करके भाग रहा है, इससे ज्यादा स्पीड में भाग जाएगा। मगर जब हम लोग इसको एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना, इलेक्ट्रॉन सारे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो कितना हुआ, इधर उधर गया, मगर टोटल कितना गया, आज पहले से और इनिशियल से फाइनल में इतना, वो कितना हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतने कम स्पीड में इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर बैटरी लगने के बाद फ्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो कितना कम है, लगभग, है ना, इतना होता है। तो चलो अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे भी नोट करते हैं, v बड़ा छोटा d, vd। इसका एक एक्सप्रेशन जानते हैं, क्योंकि अभी का अपने को पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के है, ले लें तो एवरेज निकाल देंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो चलो जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। अपने को अभी समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी है वही, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब उसमें बैटरी कनेक्ट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो उसके बाद एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी है, vd, है ना, ये vd के नाम से जानेंगे, vd के नाम से। तो चलो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन पे फिर ध्यान देते हैं। ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक, वो निकला इधर से, है ना, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया, मतलब बीच में पॉजिट्रॉन आ गया, है ना। पहले निकला था वो u1 से, एक्सेलरेशन हुआ, फिर v1 हो गई उसकी वैल्यू, मगर बीच में पॉजिट्रॉन आया, है ना। अब क्या हो रहा है, देख तो यहाँ पे एक बीच में एक बात लेते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्सेलरेशन हुआ, v1 वेलोसिटी हो गई, मगर इस
बीच में मान लो समय बीता टाउ वन, T1 से T से बताना चाहिए, मैं यहाँ टाउ यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे T को कहीं और यूज करना पड़ेगा, देखेंगे बाद में, है ना। T हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, करंट के लिए यूज कर रहे थे ना, Q/T, तो मैं T को फिर से यूज नहीं करके टाउ यूज कर रहा हूँ, टाउ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इतना समय बीत गया, टाउ टाइम बीत गया जब वो चालू किया अपनी जर्नी और बीच में पॉजिट्रॉन आ गया, उसके बीच में टाउ टाइम बीत गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब इतना बीच में वो एक्सलरेट करते हुए आराम कर रहा है, बीच में जाके वहां टकरा गया, तो टकराने के बीच का रिलैक्सेशन टाइम, जब तक टकराया नहीं तब तक रिलैक्स किया, समझो, तो रिलैक्सेशन टाइम लगा, ठीक। और यहां से यहां तक मान लो दूरी, मान लो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब टकराने के बीच में दो कोलिजन के बीच की दूरी, है ना। मान लो मैं इसको अगर ऐसा बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं चालू किया, ये यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन है, यहां से यहां से इलेक्ट्रॉन चालू किया था, तो दो कोलिजन, एक बार यहां हुआ कोलिजन, फिर एक बार यहां हुआ, तो यहां से अपना हमने स्टडी चालू किया, यहां से ध्यान देना चालू किया, तो U1 से चालू किया, V1 हो गया, एक्सेलरेशन ए हुआ, टाउ 1 टाइम बीत गया, और लैम्डा 1 फ्री पाथ, लैम्डा 1 है हमारा फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है, मतलब इतनी दूरी वो तय कर पाया था, ठीक है, इतनी दूरी वो तय कर पाया, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, लैम्डा 1, है ना। कितना है अभी नहीं मालूम, इसलिए लैम्डा से दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, तो अपने को मालूम है कि V = U+AT होता है। ये कहां से आई बात, ये आई 11 से बात, ये 11 का देखना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यहां भी कोई मोशन हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन का, तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है इसमें से, देखते हैं कि इसको देखूं तो V1 = U1 + τ1a बोल सकता हूं। यहाँ पे देखो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, इतना समय बीता दो कोलिजन के बीच में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया दो कोलिजन के बीच में, लैम्डा 1, तो यहाँ पे V1 = U1 + τ1a, ठीक। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब देखते हैं ऐसी कितने इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो V2 = U2 + τ2a, जाते जाओ, Vn = UN + τN1, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर ऐसा जब होगा तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी, ये जो एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्या एवरेज वेलोसिटी को लिख सकता हूं, Vav = V1 + V2 + V3 Vn/n लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, वही तो हुआ एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में अभी बात किए थे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये बन गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, V1 V2 V3 V, सब की वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे, देखो, यानी कि अब मैं चलो ऐसे लिखता हूँ, U1 + τA1 + U2 + τA2 ऐसे डैश UN + τAn/n, है ना। या फिर उसी को थोड़ा सेट करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, U1 + U2 UN/n, मतलब n टर्म को अलग ले लिया, U1 UU वाले टर्म को इधर कर दिया, और बाकी बचे टर्म को a कॉमन लेके τ1 + τ2 τN/n, n को अलग अलग ले लिया और ऐसा कर दिया, ठीक। और अभी हमने जाना था कि ये वाला क्या है, थर्मल वेलोसिटी, U1 U2 U3, ये क्या है, थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कितना होता था, 0 के बराबर होता था, 0 के बराबर होता था, ये 0 हो गया, बचा क्या, a × τ1 τ2 τN, तो क्या देखो, a तो मैं यहां लिख दिया, τ1 + τ2 + τ3 एंड अप टिल τN/n, असल में क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो मैं उसको लिख सकता हूं टाउ एवरेज। मतलब हर इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में एवरेज कितना टाइम लग रहा है, एक का मान लो 1 सेकंड लग रहा है, दूसरे का मान लो आधा सेकंड लग रहा है, तो एवरेज उनके बीच का एवरेज बन जाएगा। तो ये बन गई बात। अब देखो, ये ए को हम लोग यहाँ निकाल के बैठे हुए हैं, ए को हम लोग यहीं पे निकाल के पहले से बैठ गए हैं, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर का मिटाओ, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर अपने को क्या मिलेगा कि VD इज इक्वल टू, ये 0 हट गया, A की वैल्यू रख देते हैं माइनस ई बड़ा E अपॉन M इंटू टाउ एवरेज, इंटू टाउ एवरेज। ठीक, ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया। E हमारे को मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी बैटरी लगाने पर, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ एवरेज है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक बात ये आ गई, क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे इसको दे देते हैं हम लोग, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4 का नाम, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 4। सॉरी, इक्वेशन 4 कहां से आ गया अभी तक पूरा, है ना। मान लो ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 3। ये पहला इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो ये बन गया इक्वेशन 3। ठीक, अब देखो एक बात अपने को समझ में आएगी कि यहां पर हमारे को E की वैल्यू से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बैटरी लगाए रहेंगे तो V की वैल्यू पता रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन निकालते रहे? ये तो ये कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये E की जगह अगर पोटेंशियल के टर्म में कुछ होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। तो चलो अपने को पोटेंशियल के टर्म में मालूम है, क्या मालूम है? ये dV इज इक्वल टू, याद आ रहा है वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। याद आ रही है वाली बात? ऐसा वाला था, है ना, ये वाली बात। अब ये माइनस साइन क्या था? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्रॉप होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो बताता था। ड्रॉप होता था मतलब कम होता था, इसलिए मैं इसको अभी माइनस साइन हटा देता हूं। अब ये dr की जब बात करूं मैं, तो dr क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दैट। क्या डिस्टेंस बिटवीन? क्या डिस्टेंस बिटवीन क्या था वहां पे? अपना चार्ज जहां रखा था और जहां पे हम लोग टारगेट अपना टारगेट चार्ज रखे थे। तो यहाँ पे तो वो ऐसी वाली बात नहीं, यहाँ पे कंडक्टर है और दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल क्रिएट किए हम लोग बैटरी के थ्रू। तो यहाँ पे जो dr है डिस्टेंस, वो असल में क्या होगा? इस कंडक्टर का लेंथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूं डेल वी लूंगा, है ना, मैं डेल वी लूंगा क्योंकि मेरे को बहुत छोटा पोटेंशियल नहीं, मेरे को पोटेंशियल अपना इधर का पता करना है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का। डेल वी इज इक्वल टू E इंटू एल। ठीक, तो इसके हिसाब से, या V ही लिखता हूं इसको बस, V इज इक्वल टू E इंटू एल। अब इसके हिसाब से E क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू V बाय एल। ठीक, E इज इक्वल टू V बाय एल। तो E की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, ये वाले E की वैल्यू को यहां रख देता हूं, इसको दे देता हूं इक्वेशन 4 का नाम। ठीक, तो इसको रखा मैं यहां पर, तो मुझे मिलेगा VD इज इक्वल टू, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आ रहा है माइनस E V अपॉन M L, और साथ में आ गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाउ एवरेज। ठीक, ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यहां पे हो गया अपना इक्वेशन 5वां, जो कि है, ये देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन आए हमारे, ये दो इक्वेशन आए, क्या क्या आए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइनस साइन यहाँ डिनोट क्या कर रहा है? माइनस साइन यहाँ क्या डिनोट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, ये मत सोचना ना, है ना। ये माइनस साइन कहाँ लगा हुआ था? देखो यहाँ पे, यहाँ से लगा हुआ था। ये क्यों लगा था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अपोजिट फोर्स था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वेलोसिटी है यहाँ पे। मगर पोटेंशियल के अपोजिट माइनस साइन को नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये मेरे को बता देगा कि वेलोसिटी कितना है। ठीक है ना, मैं माइनस साइन को यहां से हटा सकता हूं, क्योंकि मैं अब एक वेक्टर को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी को यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं नेगेटिव साइन को मैंने हटा दिया। मगर इतना समझ लेना कि ये वेलोसिटी कहां से कहां होगी? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। मतलब कंडक्टर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वेलोसिटी होगी इसकी, है ना। वेलोसिटी VD कैसा होगा? VD ऐसा होगा। ठीक, बात समझ में आई वाली? ठीक, तो अपने को इक्वेशन मिल गया कि E V टाउ एवरेज अपॉन ML।
ठीक, अब देखो ये कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल धीरे धीरे। कितनी स्पीड में चल रही है, वेलोसिटी लगभग कितनी रहती है, एकदम कम रहती है। हम लोग कैलकुलेट एक आध दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे, 10 to the power -3, 10 to the power -4 ऐसा कुछ रहता है, एकदम धीमे 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 एकदम धीमे चलता है आगे। ठीक, बात समझ में आई ये वाली? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 मिल गए हमको। अभी एक और चीज देखते हैं, चलो। अच्छा, मान लो ये फ्री पाथ से रिलेटेड कभी पूछ लिया, फ्री पाथ से रिलेटेड कुछ पूछ लिया। फ्री पाथ मतलब असल में क्या था, दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। फ्री पाथ क्या बोला था मैंने, दो कोलिजन मतलब एक बार टकराया और अगली बार जब टकराएगा तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो मान लो λ1 था, तो मेरे को लैम्डा मीन निकालना है, लैम्डा एवरेज निकालना है, समझ लो मीन का मतलब भी एवरेज। तो वो क्या होगा, आप λ1 प्लस λ2 प्लस ऐसे ऐसे करते हुए λn तक निकालो और प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय n कर दो, है ना। इतने सारे इलेक्ट्रॉन सबका फ्री पाथ आप कैलकुलेट देख लो और प्लस कर दो और n से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा λm, मीन निकल जाएगा। मगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब vd पता चल गया है ना। तो मेरे को मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल दो, मैं सीधा बोलूं तो असल में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ के लिए क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि लैम्डा मीन अपॉन टाउ एवरेज। क्या ऐसा बोल सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ के लिए क्या है, फ्री पाथ, और टाइम क्या है, टाउ एवरेज हमारा। तो यहां से मेरे को लैम्डा एम की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू वीडी लैम्डा एम इज इक्वल टू वीडी इंटू टाउ एवरेज, है ना। ये वीडी इंटू टाउ एवरेज ये मिल जाएगा। मान लो कभी कैलकुलेट करने को पूछ देगा, है ना, तो यहां से अपन ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ऐसे पूछता ज्यादा अभी देखे नहीं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में, या फिर आप एचसी वर्मा में कहीं देखना और मॉडर्न एबीसी में कहीं देख लेना, ऐसा पूछा नहीं है ना, कि बीडी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आपको इसको कैलकुलेट करना है। मगर मान लो पूछ दिया तो ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, अक्सर नीट जेईई में कभी कभी पूछ लेता है, ये रहेगा। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। अच्छा टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब नया चीज देखते हैं, मगर अभी देख लो क्या क्या देख लिए, है ना। फोर्स इतना निकला था, E इंटू बड़ा ई, एक्सेलरेशन माइनस साइन लगता था क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी E इंटू माइनस ई इंटू बड़ा ई अपॉन एम। अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया E इंटू वी इंटू टाउ अपॉन एम इंटू एल। क्या क्या है, वी पोटेंशियल है हमारा, टाउ हमारा एवरेज है ना, टाउ एवरेज, टाउ ए वी जी लिखने से अच्छा डायरेक्ट टाउ लिख दिया मैंने, एवरेज होगा पक्का, ये बात रखना, अपॉन एम एल, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, लैम्डा एम फ्री पाथ, फ्री मीन पाथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये बात अपने सब देख डाले, बाजू में लिख दिए सबने, ऐसे ही याद रखना, है ना। इतना सारा फॉर्मूला आ रहा है, ये सब अगर समझ जाओगे कैसे आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में वो क्या होगा वो जानते हैं, वो क्या रिश्ता क्या कहलाता है ये देखते हैं हम लोग। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि एक कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक, इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, वही कहानी होती। ठीक, अच्छा छोटा बनाता हूँ क्योंकि डेरिवेशन देखना है अपने को, छोटा बनाता हूँ मैं, छोटा बनाता हूँ इसको। चलो इधर देखता हूँ, ये है वो कंडक्टर, बैटरी, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, वी वोल्टेज वी पोटेंशियल दे रहा है ये। अब इसकी लंबाई है मान लो L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ठीक, अभी अभी हमने पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की देखी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वो vd वेलोसिटी से इस क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है, vd वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है। ठीक,
अब क्या कहानी होगी, अब क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। हाँ, एक और चीज, क्या ये पोटेंशियल जब क्रिएट हुआ तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। वो कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। दिख रहा है ठीक से, छोटा हो गया ज्यादा, ठीक है दिख रहा है, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। हम लोग मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम है, n मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और हम लोग यहाँ पे a क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और l क्या है, लंबाई है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, a इंटू एल हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, a इंटू एल हो जाएगा। ठीक, तो अब मान लो मैं जानना चाहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि देखो मेरे को मालूम है कि पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम ले लूं, वहां पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए मेरे को। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जो चार्ज को मदद करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो है ढेरों सारे, और मगर ढेरों सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, है ना। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, मान लेते हैं n पर यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल मेरे को पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज को फ्लो करने में मदद करेंगे। तो वो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता था, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी n इंटू a इंटू एल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये पता चल गया तो अपने को टोटल चार्ज पता चल सकता है। टोटल चार्ज कैसे पता चलेगा, टोटल चार्ज अपने को पता चल जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू होता है अपना चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है? देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो मैं टोटल चार्ज को लिखने वाला हूं बड़ा Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद आ रही वाली बात, इंटू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इंटू a इंटू एल। ये हो गया, Q की वैल्यू होगी E इंटू n इंटू a इंटू एल, क्या हो गया, E इंटू n इंटू a इंटू एल। अब देखो अपने को एक और चीज मालूम है, अब आगे अपने को एक चीज मालूम है कि हम लोग को ये मालूम है कि यहां से अपने को पता चल सकता है, यहां से अपने को एक और चीज, यहां से मैं यहां ब्रेक कर लेता हूं, यहां से ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, और फिर हाँ, तो हमको यहां से क्या पता चल सकता है, अपने को निकालना क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू हमारा डेफिनेशन के हिसाब से Q अपॉन T। ठीक, तो Q की तो वैल्यू हमने यहाँ पे देखो ऐसा निकाल लिया। अब T के बारे में सोचते हैं, ये T के बारे में सोचते हैं, चलो यहाँ पे लिखता हूँ T के बारे में। असल में T क्या है, टाइम टेकन, है ना, लिखना चाहिए उसको, लिखना चाहिए, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ लिखता हूं मैं उसको, टाइम टेकन बाय वन इलेक्ट्रॉन टू कवर लेंथ, कौन सा लेंथ, देखो L, कवर लेंथ L ऑफ कंडक्टर, है ना, कवर लेंथ L ऑफ कंडक्टर। वो क्या मान लो, हमको मालूम है क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या कि वेलोसिटी यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस कंडक्टर के लिए, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस छोर से इस छोर में जा रहा है,
एक छोर से वन एंड से दूसरे एंड में जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे है एल अपॉन वेलोसिटी जो कि है वीडी। क्या है, कौन सी वेलोसिटी है ये, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वीडी हो जाएगा। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही तो होगा। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख देते हैं एल बाई वी डी, टी की वैल्यू रख देते हैं एल बाई वी डी, तो चलो रख देते हैं। तो मिलेगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल बाय वी डी, क्यू अपॉन एल बाय वी डी। ठीक, अब देखो एल बाय वी डी ऊपर चलेंगे, अब रख दू यहीं पे ही कर लू एल बाय वी डी। याद रखना वेलोसिटी है ये, है ना, पोटेंशियल अलग होता है। ठीक, अब देखो Q की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे। Q की वैल्यू क्या है, E-N-A-L, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E इंटू एन इंटू ए इंटू एल इंटू वी डी अपॉन एल। एल कैंसल, क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी। ये मिल रहा है। देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E-N-A-V-D, E-N-A-V-D। ये भी याद रहेगा, E-N-A-V-D। याद रखने के लिए वॉल्यूम लिख लेते हैं। अब ये भी पता चला कि I इज इक्वल टू E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ए है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हो गया रिलेशन बिटवीन दिस। ठीक, अभी देखो मान लो कभी, इसको नोट डाउन भी करते जाना साथ में, पॉज करके। अभी देखो मान लो कभी अपने को पता करना हो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी क्या होता है, तो चलो देख लेते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी मिटाता हूं। करंट डेंसिटी के फॉर्म में अगर पता करना पड़ जाए, करंट डेंसिटी के फॉर्म में अगर पता करना पड़ जाए तो भी बहुत आसान होता है। कभी कभी पूछता है करंट डेंसिटी के फॉर्म में। करंट डेंसिटी क्या होता है, वो होता है करंट डेंसिटी होता है I इज इक्वल, सॉरी जे से डिनोट करते हैं, वो होता है I बाय ए। मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो I बाय ए, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से पता चल जाएगा। J इज इक्वल टू I की वैल्यू रख दो, E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी अपॉन ए। तो क्या मिलेगा, ये J इज इक्वल टू मिलेगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी E इंटू एन इंटू वी डी, और आसान बन जाएगा। ठीक, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा इसका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ऐसा आ जाएगा वो। तो एक और बात हो गया यहाँ पे, J इज इक्वल टू E इंटू एन इंटू वी डी। ये बात भी आ गई। ठीक, ये बात भी आ गई। अभी देखो एक और खेल खेलते हैं हम लोग, एक और खेल खेलते हैं। क्या करते हैं कि ये Vd की वैल्यू रख देते हैं। Vd की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिली ना, तो इस इक्वेशन में Vd की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या बन गया, क्या है बना, चलो इसको मिटाओ, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, और अभी देखते हैं कि Vd की वैल्यू जब रख दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखते हैं। देखो अपने को मालूम है, हमको मालूम है कि यहां पर हमारा I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी है। चलो ये वी डी की वैल्यू रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी डी। ठीक, तो वो आ जाएगा I इज इक्वल टू ई इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी की वैल्यू आ रही हमारी ई, पोटेंशियल है ना, अब ये पोटेंशियल है, V इंटू टाउ अपॉन M इंटू एल। ठीक है, ठीक। अब इसमें से देखो, ब्रैकेट खोलता हूं, I इज इक्वल टू ई इंटू ई स्क्वायर एन इंटू ए इंटू वी इंटू टाउ अपॉन
रहा हूं मैं, अभी समझ में आएगा, अभी देखना। ठीक, अब देखो मैं सारी चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, v को अकेला छोड़ देता हूं, बाकी सारी चीजों को इधर ले आता हूं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो I इंटू एम इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए इंटू टाउ इज इक्वल टू वी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू कुछ, यानी कि आपको याद आएगा कि अगर मैं ये सारी चीज के बारे में ध्यान दूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लंबाई कंडक्टर की वो दी रहेगी मतलब कंडक्टर के हिसाब पे डिपेंड करता है वो, ई स्क्वायर यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी अपने को पता रहेगा कांस्टेंट है वो, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो यहां से दिख रहा है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है ना, जितना जाए रिलैक्सेशन टाइम कहां से पता चलता है अपने को, रिलैक्सेशन टाइम असल में क्या है, दो कोलिजन के बीच का समय है ना, तो जितना थर्मल एनर्जी रहेगी चेंज वो टेम्परेचर पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा ये, है ना। तो यहां से अपने को ये पता चलता है, क्या पता चलता है, मैं इसको थोड़ा सेट करके लिखता हूं, इसी चीज को मैं ये v को इधर लिख दूं, इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए इंटू टाउ। तो यहां से अपने को पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये सारे कांस्टेंट है ना, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही तो हमारा ओम्स लॉ है, देखो कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, यही हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, इट इज ओम्स लॉ। क्या बोलता था ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, नोट्स में मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ या फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट इज नॉट वेरिएबल, है ना, या कांस्टेंट है, जैसे क्या क्या, टेम्परेचर, उसका लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कांस्टेंट है तो v अपॉन आई, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट। मतलब ऐसे कब होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यही हुआ, यहां से क्या होगा, यहां से मेरे को मिलेगा v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, m इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए इंटू टाउ, सब जानते हैं हम लोग क्या है। तो v अपॉन आई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ये रहा, और यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू क्या बन गया, m इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए इंटू टाउ। ऐसा वाला तो हम लोग नहीं देखे थे पहले, अब देख रहे हो आप 12th क्लास में। क्या है देखो, किस किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बात आ रही थी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसा रहेगा, है ना। L तो याद आ रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लंबाई ऑफ कंडक्टर, तो L पे डिपेंड कर रहा है। ई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये भी बराबर होता है ना, कंडक्टर की बात होती है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अभी बात हुई है ना, जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से वो भागेगा उतना कम समय लगेगा, तो टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। ठीक, तो ये हमने जान लिया कि रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमको, ओम्स लॉ यहां से पता चल जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई, ये बात नोट करिए आपने। और इसको समझने के बाद चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि जो समझे हैं वो सब चीज अंदर बैठे और लगे कि कुछ अच्छा हुआ आज। तो चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.13। देखना आप लोग, है ना, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी तो, और नहीं होगी तो बिल्कुल फोन में अभी जाना, एनसीईआरटी का पूरी बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं मगर ये बता देता हूं पढ़ के। क्वेश्चन बोल रहा है देखो कि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर, एक कॉपर कंडक्टर है, गिवन लिखते हैं साथ में। तो बोल रहा है
नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बताया है यहाँ पे, है ना, वो बताया है नंबर डेंसिटी, यानी कि n की वैल्यू बताया है। n की वैल्यू बता रहा है यहाँ पे 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, ठीक। उसके बाद बोल रहा है हाउ डज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन ट्रेक, कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में, है ना, ड्रिफ्ट होने में फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर लेंथ दे दी है, वायर की लंबाई दे दी है 3.0 मीटर लंबाई दे दी है, और बोलता है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया की दे दी है वैल्यू, क्या दी है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक। एंड इट इज कैरिंग अ कंडक्टर, सॉरी इट इज कैरिंग अ करंट की वैल्यू दे दी है, आई की वैल्यू 3.0 एम्पियर, ठीक, ये दे दिया। और पूछा क्या है, कितना समय लगेगा, क्या चीज के लिए समय लगेगा भाई, कितना समय लगेगा कंडक्टर के एक एंड से, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर उसकी लंबाई आपको दे दिया है L, देखो L की वैल्यू दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया है A, देखो A की वैल्यू दे दी है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बता दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है इस तरफ के सरफेस में, एक इलेक्ट्रॉन को मान लो, समझ लो, तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो t पूछ रहा है, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, देखते हैं कैसे होगा। अपने को मालूम है वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक चीज जानते हैं अपने यहाँ से कि t इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जानते हैं। या फिर बोल सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। देखो मैंने बोला क्या और लिखा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंच रहा है, और वेलोसिटी कितने वेलोसिटीज पहुंच रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग तो अभी तक कैलकुलेट करके रखे, ये टाइम कैलकुलेट करना है। L की वैल्यू दी है, VD निकालना है। VD कैसे निकाल सकते हैं, ये I के फॉर्म में, देखो ये वाला फॉर्मूला एक जगह लिख दिया मैंने, जितना फॉर्मूला ऐसे ही लिख के तुम लोग एग्जाम में मत ले जाना, है ना, इसको याद रखना थोड़ा सा। I इज इक्वल टू E इंटू N इंटू A इंटू VD। चलो तो VD की वैल्यू निकालते हैं, बट I इज इक्वल टू E इंटू N इंटू A इंटू VD। क्या सही लिखा हूं, हाँ ठीक। चलो वैल्यू पुट करता हूं, इसको मिटा दूं इसको। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को यहां से मिल सकता है कि VD इज इक्वल टू हो जाएगा, VD इज इक्वल टू, बाकी सब इधर आ जाएंगे, I अपॉन E इंटू N इंटू A। तो VD इज इक्वल टू, I की वैल्यू कितनी दी है 3 एम्पियर, अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, पता है बच्चों को पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं है तो याद कर लो, इंटू N की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू, थोड़ा सा इधर लिखो इसको, VD इज इक्वल टू 3/1.6 गुणित 10 के घात -19 इंटू 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है जो कि है 2 इंटू 10⁻⁻6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 1.6 इंटू 8.5 इंटू 2 करना है बस, बाकी सब तो 10 टू द पावर है, ठीक है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आता है लगभग इसको सबको मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 8.5 इंटू 2, तो ये आएगा 27.2। देखना करके सब करो, बायो वाले तो स्पेशली करना,
इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगा देखो, -19 -6 हो गया -25 है ना, और 28 के साथ में माइनस होके हो जाएगा 3, 10 टू दी पावर 3, यानी कि ये बन गया 27.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, और ऊपर में न्यूमरेटर में 3 है, तो डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करना, क्या मिलेगा 3/27.2 करना, तो ये आपको आएगा 0.11 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्या मीटर पर सेकेंड, इतना आएगा। मगर ये हमारे काम का अभी नहीं है कुछ, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू। तो वीडी की वैल्यू पता चल गई। नाउ टी इज इक्वल टू, एल की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू दी है 3 मीटर, 3 मीटर बटे 0.11 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये वीडी, ये देखो। तो चलो टी की वैल्यू क्या निकल गई, टी इज इक्वल टू, दिख रहा है सही दिख रहा है, हाँ। तो टी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 27.27, और 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, क्या ये टी किसमें आएगा, सेकेंड्स। इतना सेकंड लगेगा 27.27 सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए। तो आप सोचोगे क्या सर इलेक्ट्रॉन को इतना समय लगेगा, तो हम लोग बटन दबाते हैं, वैसी लाइट कैसे जल जाती, होता है ना, इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेगा तब जाके लाइट जलना चाहिए, नहीं। वो इलेक्ट्रॉन, मैं मतलब क्या बोल रहा हूं यहाँ पे देखना, ध्यान देना, मैं इसको मिटा दूं। ये रहा वो कंडक्टर, ठीक, ये बैटरी चार्ज दे रहा है इसको, पॉजिटिव नेगेटिव एल लंबाई, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां पहुंचने में इतना समय लग रहा है 27.27 इंटू 10 टू दी पावर 3, इतना ज्यादा समय लग रहा है। मगर इसका मतलब थोड़ी ना है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं खड़ा रहेगा, वो भी तो मूव होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, करंट फ्लो हुआ, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन तो मूव हुआ जी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, पूरे कंडक्टर यहाँ पे जो वायर है उनमें भी हुआ। तो ये जैसी मूव होना चालू हुआ, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होना चालू हो गए, और जैसे मूव होना चालू हुए, धीरे धीरे मूव हो रहे हैं मगर मूव हुए, करंट हुआ और बल्ब जल गया। तो एक प्रकार का आप आगे देखेंगे, आगे पता चलेगा कि हम लोग जब बटन चालू करते हैं, वैसे ही कितना भी दूर रहे वो बल्ब, वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है, उसकी जो स्पीड रहती है वो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड रहती है, इतनी ज्यादा स्पीड की रहती है। इसका मतलब आप बटन चालू करोगे, चाहे वो बल्ब कितना भी, वायर को आप पृथ्वी के 3 राउंड 4 राउंड घुमा के भी एक बल्ब को यहाँ रखो और यहाँ पे उसका स्विच रखो, वो उसी समय जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसी समय जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में समय लगे मगर करंट तो फ्लो होने लग गया, वो इलेक्ट्रॉन मूव होने लग जाएगा, यहाँ का रहे चाहे दूसरे कंडक्टर, यहाँ का रहे चाहे यहाँ का रहे। बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही, बाकी को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।